हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप लोग? सब बढ़िया। देखिए, पिछली वीडियोस में हमने अपना चैप्टर जो था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का चैप्टर 1 कर रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था रिसोर्स प्लानिंग का, ठीक है ना। वाई वी नीड, वाई इट इज रिक्वायर्ड, तो उसको कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो हमने पहले पढ़ना क्या है आज? रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? देखिए, सबसे पहले जैसे ही हमारे पास कंसेप्ट निकल के आता है कि व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, दिस इज द सिंपल क्वेश्चन एंड द आंसर इज ऑल्सो सिंपल, दैट अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। बिकॉज इंडिया में मोस्टली क्या है, इंडिया में क्या, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी क्या है कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो बहुत अनइवन है और अनइक्वल है। कैसे भाई, इसे समझते हैं। देखिए, जैसे जो स्टेट हमारे पास छत्तीसगढ़, ठीक है, इट इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज है उसके पास। तो उसके पास मिनरल रिसोर्सेज है, लेकिन राजस्थान के पास मिनरल रिसोर्सेज नहीं है। राजस्थान के पास क्या है, वहां पर लैंड हमारी क्या, बैरन है, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट एरिया है, ठीक है ना। अब ऐसे ही उड़ीसा के पास क्या है, वहां पर हमारे पास जितने भी है कि मैराइन इंडस्ट्रीज एक तरह से कह सकते हैं, वो डेवलप्ड है, लेकिन रिसोर्सेज वहां पर कम है, मतलब मिनरल रिसोर्सेज कम है। तो ये क्या हुआ, अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता पड़ी। क्या पड़ी? रिसोर्स प्लानिंग की इस वजह से आवश्यकता पड़ी, जिससे हम जो अनइक्वल है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, उसको बैलेंस कर पाए, ठीक है। तो अब रिसोर्स प्लानिंग में जब हमें पता चल गया, हमें आइडिया लग गया कि हमें नीड हो गई रिसोर्स प्लानिंग की। रिसोर्स प्लानिंग की जब नीड होगी तो उसके स्टेप्स क्या क्या है? तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग मतलब कि हम उसे देखें, में समझे कि क्या है, कहां पर कितना मिनरल है, कितना रिसोर्सेस है, कौन सा रिसोर्स है, कौन सा मिनरल कहां पाया जा रहा है, कौन सी स्टेट में क्या चीज अधिकतम है और कौन सी स्टेट में कौन सी चीज कमी है। तो उस चीज को कहते हैं पहले आइडेंटिफाई करना, चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे हम, ठीक है ना, रिसोर्सेज को। फिर दूसरा स्टेप आता है हमारा इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। तो हम प्लानिंग स्ट्रक्चर को फिर इवॉल्व करेंगे कि किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। जब हमने आइडेंटिफाई कर दिया रिसोर्सेज को, फिर हमें पता होना चाहिए हम किस तरह से उसे आइडेंटिफाई करने का, किस तरह से उसे डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। लास्ट हमारा जो बचता है वो बचता है हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट। जब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, दिस इज नथिंग बट द सिंपली मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ये कह सकते हैं हम कि जो हमने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान किया है उसको हम नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करें, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ठीक है। तो हमने ये रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स देखे, ठीक है। सबसे पहली बात, तो रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसका अनइवन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन द नेशन और विद इन द कंट्री और विद इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता पड़ी। आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया कि कैसे, जैसे छत्तीसगढ़ में हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास राजस्थान में नहीं हो सकते, जो नॉर्थ इंडिया में वो हमारे साउथ इंडिया में नहीं हो सकते। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता पड़ी, ठीक। स्टेप्स हमने देखिए कि आइडेंटिफाइंग क्या है। आइडेंटिफाइंग है पहले रिसोर्सेज को देखना, आइडेंटिफाई करना कहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा फिर इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पर कि हमें प्लानिंग, जो हमने रिसोर्स प्लानिंग की नीड को देखा कि हम उसमें इवॉल्व करें प्लानिंग स्ट्रक्चर, जिससे उसका बेहतरीन यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट किस तरह से उसे डेवलप किया जाए, उस चीज के लिए एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को इवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट क्या, हमें नेशन का डेवलपमेंट भी करना है, और तो हम क्या करेंगे, जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको मैच कराएंगे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ। तो मैचिंग द नेशनल रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान इज नोन एज द ओवरऑल डेवलपमेंट हियर, ओके। तो ये तो था हमारा रिसोर्स प्लानिंग। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है बीच में, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई हमारे पास रिसोर्स की प्लानिंग की आवश्यकता पड़ी, तो हम रिसोर्सेज को ऐसे, तो हम देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसको प्लान कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं कंजर्व भी तो करना है ना हमें। हमने अभी पिछली वीडियोस में देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट, ठीक है ना। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम सेव करते हैं। इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड,
इट विल बी एग्जॉस्टिबल आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ द टाइम। तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम। तो उस चीज को बचाने के लिए हमें रिसोर्सेज की आवश्यकता तो हमेशा पड़ेगी ना, तो हमें कंजर्व करते रहना पड़ेगा रिसोर्सेज को। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। तो यही सीधी सी बात वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं कि हर एक की आवश्यकता को हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन इतने बिल्कुल नहीं है कि किसी एक की भी लालच को पूरा कर पाए। तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे थे कि हमें रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से यूज करना है। जैसे पहले क्या होता था, जितनी आवश्यकता है उतना हमने रिसोर्सेज फॉरेस्ट से ले लिया, मान लो लकड़ी जितनी है। अब क्या है, आज डेली के डेली डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं मास प्रोडक्शन हो रहा है। तो उस चीज को कह रहे हैं कि हमें जितनी जरूरत है, बेसिकली हमें करना क्या चाहिए, मास प्रोडक्शन को प्रोडक्शन बाय मास में कन्वर्ट करना चाहिए। बेसिकली मास प्रोडक्शन और प्रोडक्शन बाय मास का मतलब क्या हुआ, मास प्रोडक्शन तो वो हो गया जो हम एक चीज को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर हम उसे रख रहे हैं, मतलब की जरूरत पड़ेगी तो बेच देंगे। लेकिन जब हमें जितनी जरूरत है हम उतना ही प्रोडक्शन करें, दिस इज नोन एज द प्रोडक्शन बाय मास। ओके, तो जितनी हमें जरूरत है उतना हम प्रोडक्शन करें और बाकी कोई रिसोर्सेज को हम कंजर्व करें, जिससे फ्यूचर जनरेशन में भी कोई दिक्कत ना हो। तो दिस इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये हमारा था रिसोर्स प्लानिंग, ये हमारा था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम देखेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में मूव करेंगे। तो उससे पहले आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ में अपना होमवर्क जरूर करते रहिए। ठीक है, ओके। तो चलिए भाई चलते हैं आगे, पढ़ते हैं लैंड रिसोर्स। अब जैसे हमने पढ़ा कि हमने रिसोर्सेज को यहाँ क्या करा, शॉर्ट कर दिया। हम एक पर्टिकुलर रिसोर्स बाय रिसोर्स पढ़ रहे हैं, हम पहले पढ़ रहे हैं लैंड के बारे में, हम रिसोर्सेज को शॉर्ट करते आ रहे हैं। ठीक है, तो लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए लैंड रिसोर्सेज के बारे में सबसे पहली बात तो कि लैंड जो हमारा है वो बहुत ही यूजफुल है। यूजेस ऑफ द लैंड क्या है हमारे, जैसे ये नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, कैसे भाई, नेचुरल वेजिटेशन वहां पर फल फूल पौधे ये सब लगते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ ग्रेजिंग वगैरह होती है, वो आपको पता है। ह्यूमन लाइफ के बारे में आपको पता ही है कि जितना भी हम लैंड को एज एन रिसोर्स यूज कर रहे हैं कि भाई वहां पर खेती करना, ठीक है, फॉरेस्ट का होना, फिर फॉरेस्ट हम कहां से ले रहे हैं, तो ये सब क्या लैंड की वजह से ही पॉसिबल है। अगर लैंड नहीं होता तो हम वी आर नॉट एबल टू डू दिस। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये हेल्प कर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन बात क्या है कि हमारा जो लैंड है वो एक तरह से एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब क्या है, ये इसकी लिमिटेशन है। भाई हम और रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकते हैं, फॉरेस्ट को हम पेड़ लगा के इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो लैंड है वो तो उतनी ही रहेगी ना, वो थोड़ी ना इंक्रीज हो सकती है। तो वो क्या है, इट इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। हमारी डे बाय डे नीड्स बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारे पास लैंड का रिसोर्स है वो लिमिटेड ही है। ये इसका एक लिमिटेशन भी है कि इट इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। तो वी हैव टू यूज लैंड एज अ प्रॉपर वे और इन अ प्रॉपर वे सो दैट वी कैन यूज फुलफिल द नीड्स ऑफ आवर्स एज वेल एज द फ्यूचर जनरेशन। तो हमें नीड्स को फुलफिल करते हुए अपनी लैंड को प्रॉपरली यूज करना है, सो दैट वी कैन fulfill the needs of ourselves also and conserve it for the future generation also। ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट यही तो है ना। तो अब देखते भाई यहाँ पर इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का वो किस तरह से है। जो इंडियन लैंड मास है वो बेसिकली हम देखते हो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स में कौन कौन सा है, सबसे पहले तो प्लेन एरियाज। प्लेन एरियाज मतलब इस तरह से जहां पर आप कुछ भी लिटरली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 43% है। 43% किसका, जो टोटल लैंड अवेलेबल है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा टोटल लैंड कितना हमारे पास, ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो इतने परसेंट एरिया इसका 43% हमारे पास क्या है, प्लेन्स है। ठीक है, कितना है भाई, 43% प्लेन्स आ गया। इसके बाद माउंटेन्स हमारे पास कितने हैं, 30%। किसका, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, तो माउंटेन्स हमारे पास कितने आ गए, 30%। और प्लेटूज कितने हैं भाई, प्लेटूज हमारे पास कितने हैं, 27%। अब पहली बात तो प्लेटूज होते क्या है ये पता होना चाहिए। तो प्लेटूज एक तरह का वो स्ट्रक्चर है, माउंटेन का ही पार्ट है हम कह सकते हैं, जो टेबल टॉप की तरह होता है। टेबल टॉप का मतलब क्या, इस तरह से होते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी
ग्रो कर सकते, रह सकते हैं। तो ये क्या बेसिकली ये हमारा सी लेवल मान लीजिए, तो सी लेवल से ऊपर होते हैं, लेकिन उस आपने टेबल देखा है ना, नीचे से क्या होता है, ऊपर को होता है, फिर उसके बाद टॉप होता है, प्लेन सा एरिया होता है। तो इसी तरह से ये क्या होता है, प्लेटू होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल टॉप स्ट्रक्चर। टेबल टॉप स्ट्रक्चर होता है एक प्लेटू, और ये 27% है किसका, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, बेसिकली ये हमें प्लेटूज अब देखो कहां कहां मिलते हैं, हमारे इंडिया में बहुत जगह है। अब ज्यादातर आपको पेनिसुलर प्लेटू में मिल जाएंगे, जैसे ये हमारे पास। ठीक है, पेनिसुलर प्लेटू क्या होता है भाई, पेनिसुलर वो होता है कि जो तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ है। जैसे ये प्लेटू हमारे पास देखिए, यहां पर भी है, ठीक है, यहां पर भी वाटर से है, और यहां पर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। तो ये क्या तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ, तो इसे बोलते हैं पेनिसुलर प्लेटू। पेनिसुलर एरिया ये होगा। तो यहां पर आपको मोस्ट ऑफ द प्लेटूज मिलेंगे, जैसे डक्कन प्लेटू यहां पर है, ठीक है ना। तो ये मालवा प्लेटू, डक्कन प्लेटू, ये सब क्या है, हमारे प्लेटूज है। तो प्लेटू क्या हो गए, टेबल टॉप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, लैंड एज एन रिसोर्स हमने देखा, उसके यूजेस क्या है। पहली बात तो वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन एक्टिविटीज को या ह्यूमन लाइफ को। ठीक है, सबसे पहली बात। लेकिन लैंड हमारा क्या है, एक फाइनाइट एसेट है, एक लिमिटेशन कह सकते हैं इसकी। लैंड की रिसोर्स जो है, रिसोर्स वो हमारे पास लिमिटेड में है। हमारी जो डे बाय डे नीड्स बढ़ती जा रही है, लेकिन लैंड का जो पोर्शन है, जो एरिया होता है, उतना ही रहेगा ना। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। इसके बाद इंडियन लैंड मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, प्लेन्स, माउंटेन्स और प्लेटूज में डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। प्लेन्स हमारा 43% है, लेकिन किसका 43%, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। माउंटेन्स हमारे 30% है, और प्लेटू हमारे 27% है। ठीक है, तो ये हमारा था लैंड एज एन रिसोर्स। तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे लैंड एज एन यूटिलाइजेशन, कि लैंड की यूटिलाइजेशन कहां कहां होते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई अब करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। क्या, लैंड यूटिलाइजेशन। अभी हमने देखा लैंड एज एन रिसोर्स हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लैंड एज एन रिसोर्स हमने सबसे पहले देख लिया कि लैंड एज एन रिसोर्स हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशन क्या है, लैंड पैटर्न क्या है इंडिया में। अब देखते हैं लैंड के यूजेस जो हमने करे, लैंड एज एन रिसोर्स हम यूज करते हैं, वो किन किन फील्ड्स में करते हैं, और उसका यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो लैंड यूटिलाइजेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहला मेजर पोर्शन जो हमारा कवर होता है वो क्या होता है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमारा लैंड यूटिलाइजेशन में, मतलब लैंड का लैंड एज एन फॉरेस्ट बनाने में लैंड का यूटिलाइजेशन होता है। तो हम कह सकते हैं लैंड पे मोस्ट ऑफ द हमारी चीजों में क्या है, फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा परसेंटेज है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट बनाने में लैंड को एज एन रिसोर्स यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। अब इसमें आता है जी वो लैंड जो एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल नहीं है। तो भाई देखते हैं कौन सी एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। पहला है बैरन एंड वेस्टलैंड। इसमें हम 2 तरह के पढ़ेंगे, क्या, बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन एंड वेस्टलैंड का मतलब वो भूमि या फिर वो जमीन जो बंजर हो चुकी है, या फिर हम जिसको कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर सकते या एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर सकते। बेसिकली वो बंजर हो चुकी है और वेस्ट हो चुकी है, अब उसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। लैंड दूसरा हमारा क्या है कि लैंड को जो हमने पुट करा है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए। कौन कौन से, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गई। अब जैसे यहां पर रहे, सपोज करो आप जहां पर बैठे हो, अभी जहां पर वीडियो देख रहे हो आप बैठ के, वहां 10 साल पहले क्या था, खेती हुआ करती थी। लेकिन क्या अब वहां पर बिल्डिंग्स बन गई, रोड बन गई, तो उसको हम एग्रीकल्चर के लिए तो यूज नहीं कर सकते ना। तो वो क्या आएगी, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। हमने वहां कंक्रीट से क्या बना दिया, बिल्डिंग्स बना दी, रोड्स बना दी, तो इट इज नॉट यूजेबल फॉर द एग्रीकल्चर। तो हम ये कह सकते हैं लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, डेट इज बिल्डिंग्स, रोड्स, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, अब आता है हमारा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड का क्या मतलब है भाई, कि हमारे पास एक तो फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। तो एग्रीकल्चर के अलावा क्या है वो भी हम देखते हैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं। देखिए, पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड मतलब वो लैंड जो हम पशुओं को चारा वगैरह, जैसे जहां हमारे ग्रेजिंग होती है, प्रॉपर परमानेंट ग्रेजिंग हो रही है वहां पर, किसके लिए, पशुओं के लिए। तो वो क्या हो गया, हमारा अनकल्टिवेटेड लैंड है, उसको तो हम यूज नहीं कर सकते ना एग्रीकल्चर के लिए। तो वो एक हमारा पार्ट हो गया। ठीक है,
फिर हमारा है लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स का मतलब क्या है, जैसे आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं, सपोज करो यू आर गोइंग समवेयर थ्रू योर कार, है ना, तो आपने बाहर देखा कि बहुत सारे मिसलेनियस क्रॉप्स लगे हैं, बहुत सारे ट्रीज लगे हैं, ऐसे वो लगाए नहीं गए, वो ऑटोमेटिक उग जाते, तो उनको क्या कहते हैं हम, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। और उनका जो एरिया है वो नेट सोन एरिया में कवर्ड नहीं होता। अब नेट सोन एरिया क्या है वो हम अभी आगे देखेंगे। नेट सोन एरिया में वो कवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, समझ में आ गया मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। अब देखते कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। क्या है भाई, हम कल्टीवेशन कर सकते हैं वेस्ट लैंड की, लेकिन वो कल्टीवेटेड में नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो मोर देन 5 ईयर से अनकल्टिवेटेड पड़ी है, मोर देन 5 ईयर से उस पर कोई खेती नहीं हुई, तो वो एक हो गया हमारा कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। तो वो भी हमारा क्या है, एक लैंड यूटिलाइजेशन के अंदर आता है, ठीक है। फोर्थ वन देखते हैं हमारा फैलो लैंड। फैलो लैंड देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या है फैलो लैंड, क्या जैसे करंट फैलो है। करंट फैलो वो कि वो जमीन या फिर वो भूमि जो 1 साल से लेस देन पर क्या है, अनकल्टिवेटेड छोड़ दी गई है, तो वो हमारा करंट फैलो में आएगा। और फिर अदर देन करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो क्या हो गया, जो 1 से 5 साल तक छोड़ी गई है, ठीक है। तो 1 से 5 साल मतलब 2 साल 3 साल, वो हमारा करंट फैलो में आ गया, सॉरी अदर देन करंट फैलो में आ गया। करंट फैलो में लेस देन 1 और जो मोर देन 5 ईयर्स है वो हमारा कल्टिवेबल वेस्टलैंड में आ गया, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये आपको चीज समझ में आई। लास्ट हमारा बच्चा है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया भाई देखो यहाँ पर भी मैंने बोलता अभी समझेंगे क्या होता है। नेट सोन एरिया जैसे मान लीजिए आपके पास ये जमीन है, ठीक है, तो इसमें जितना आपने जमीन को यूटिलाइज किया कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, वो होता है हमारा नेट सोन एरिया, ठीक है ना। अब सपोज करो ये आपके पास 1 हेक्टेयर था या फिर जितना भी था आप ले लो, अब आपने इसका इतना यूज कर, ये नेट सोन एरिया से कितना है, इतना आया, ठीक है ना। अब आता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, इसमें एक टर्म आए ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब क्या है, हम साल में एक बार एक जमीन को तो यूज करते ही करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने मान लो 1 क्रॉप लगाई इसमें पूरे में, तो हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना आ गया, 1 हेक्टेयर। लेकिन अगर हमने साल में इसमें 3-4 क्रॉप्स लगे, मान लो हमने 2 लगा ली, ठीक है ना, 2 क्रॉप्स लगा ली, तो हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना हो गया, 2 हेक्टेयर हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो एरिया सोन अंडर या फिर एरिया सोन मोर देन वंस इन अ ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है ना। तो एरिया सोन इन अ फील्ड वंस इन अ एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज अ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। ये हमारा लैंड यूटिलाइजेशन था। भाई लैंड को कैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं, फॉरेस्ट में कर रहे हैं, नॉन जो हमारी लैंड है बैरन लैंड पड़ी है, वेस्ट लैंड पड़ी है, कल्टिवेबल लैंड पड़ी है, करंट फैलो में पड़ी है और नेट सोन एरिया में, तो ये हमारा था लैंड यूटिलाइजेशन। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। हम देखते कंपैरिजन की लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हुआ है, ठीक है ना। इंडिया में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ, जैसे इनका बैरन लैंड का कितना परसेंटेज है, तो उसको हम कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। आइए भाई चलिए करते हैं अब हम लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज पैटर्न को अगर हमने करना है तो हमें सबसे पहले इनको ये समझना पड़ेगा। बेसिकली ये जो डाटा है आपके पास, या ये आपसे एग्जाम्स में ये बेसिकली पूछा नहीं जाता कि भाई कितना, बहुत ही रेयर चांस होगा कि आपका क्वेश्चन इससे आएगा, लेकिन आपको ये जरूरी पता होना चाहिए कि ये 1960-61 का हमारे पास डेटा है, जो अभी हमने लैंड यूटिलाइजेशन किया था कि नेट सोन एरिया कितना है, फॉरेस्ट कितना है, और वो उसके बाद ये हमारा 2014 और 15 का डेटा है, ठीक है ना। तो आप अपनी बुक्स में देखिए, ये आपको पिक्चर जो है क्लियर दिख रही होगी, लेकिन इसमें जो लिखा है वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा, तो आप अपनी बुक्स का यूज करिएगा। इसमें बेसिकली हुआ क्या कि जो हमारे पास 1960-61 डेटा था और 2014 और 15 का डेटा है, हमने ये देखना है इसमें परसेंटेज का वेरिएशन कैसे हो रहा है, वो हमने समझना है, ठीक है ना। ये डेटा आपको याद नहीं रखना है। डेटा इज neither going to be asked by any teacher, neither it is going to be asked in the exam, okay? ना आपसे एग्जाम में पूछेगा, ना कोई डेटा आपसे कोई टीचर पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका वेरिएशन क्यों हुआ, ठीक है।
पहली बात तो हमारे पास कितना लैंड अवेलेबल है आपको ये पता है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास लैंड की अवेलेबिलिटी है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया है हम ये कह सकते हैं। और इसका भी हमारे पास 93% का सॉरी डेटा अवेलेबल है, मतलब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया है, लेकिन उसमें से भी 93% का हमें लैंड यूटिलाइजेशन पता है या फिर लैंड पैटर्न पता है। बाकी का क्यों नहीं पता भाई 7%? क्योंकि ज्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज हैं जैसे असम को छोड़ के उनकी हमारे पास क्या है, डेटा नहीं है। और दूसरी बात, जो हमारे पास लैंड ऑक्युपाइड है जैसे चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है, और पीओके है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है ना, तो उसकी जो लैंड यूज पैटर्न्स है वो हमें नहीं पता है क्योंकि वो हमारे सर्वे नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो 93% हमें डेटा पता है, पहली बात क्लियर। अब देखिए सबसे पहले देखिए फॉरेस्ट हमने पढ़ा था, फॉरेस्ट हमारे पास 1960 से 61 में कितना था, 18.11% था भाई, कितना था 18.11%। वो 2014 में कितना बढ़ गया, 23.3%। भाई बहुत अच्छी बात है, हमने बढ़ाया, इंक्रीज किया। लेकिन हमारे पास एक पॉलिसी आई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। कब आई थी? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में। भाई कब आई थी? 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। उसमें बोला गया था कि किसी एक कंट्री का 33% अगर फॉरेस्ट के अंदर है, फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है, तो वो एक तरह से क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के चल रही है वो कंट्री, ठीक है ना। तो अभी भी हमें बहुत जरूरत है, वी आर लेस देन 10% फ्रॉम 33, ठीक है ना। तो हमें अभी भी बहुत जरूरत है 33% पहुंचने की। हमने इंक्रीज करा, डेट इज गुड, बट हमें और इंक्रीज करना है अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, क्योंकि किसी एक कंट्री का जियोग्राफिकल एरिया का 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, विच इज राइट नाउ 23.3%। ओके। दूसरा हमने देखा था बैरन लैंड। बैरन लैंड देखिए 1960 टू 61 में 12.11 थी, और यहां पर जो हुआ ये 5.5% हो गया, ठीक है। यहां पर 12.11% था, यहां पर 5.5% हो गया। तो बहुत अच्छी बात है, हमने बैरन लैंड को कम किया। भाई कैसे कम करा? जितने भी बैरन लैंड थे जिसपे हम कुछ नहीं कर सकते थे, वहां हमने कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे, वहां हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, ठीक है ना। अब जैसे हमने कल्टीवेशन का यूज नहीं कर सकते, वहां से रोड्स निकाल दिए, वहां पर बिल्डिंग्स बन गई, तो उस चीज से हमने यूटिलाइज करते हुए उसको कम किया है, ठीक है। इसके बाद आता है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। नॉन एग्रीकल्चर यूजेस जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, ठीक है, 4.95% था, अब यहाँ 8.7% हो गया, इंक्रीज हुआ। वो इंक्रीज कहाँ है, वो रोड्स, कंस्ट्रक्शन, आपने देखा अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस का परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड हमारे पास 4.71% था उस समय 1960 टू 61। इस समय कितना है? 3.33% है। भाई डिक्रीज हो गया। तो द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हमारे पास पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड डिक्रीज हो गई तो हम अपने कैटल को फीड कैसे कर रहे हैं, बिकॉज कि उस समय तो 4.71% था और इस समय 3.3% है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि उस समय हमारे पास कैटल की पॉपुलेशन भी ज्यादा हुआ करती थी, आज कम है, लेकिन अब हमारे पास अल्टरनेट सोर्सेज ज्यादा आ गया, ठीक है ना। जैसे हमारे पास आर्टिफिशियल फूड्स कह सकते हैं, हमारे पास पैकिंग फूड्स आ गए हैं, तो हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस वजह से हमारा इसका लैंड का क्या है, डिग्रेडेशन हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं डिक्रीज हुआ है परसेंटेज, ठीक है। मिसलिनियस क्रॉप्स। मिसलिनियस क्रॉप्स का मतलब जो हम बोल रहे थे कि आप अपनी कार से कहीं जाते हैं बाहर तो बहुत सारे क्रॉप्स उगे होते हैं, तो वो मिसलिनियस क्रॉप्स के अंदर आता है, लैंड अंडर द मिसलिनियस क्रॉप्स। वो 1.5 थी 1960 टू 61 में, अब यहाँ पर 1% रह गई है, तो डिक्रीज को है, ये हमने बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें मिसलेनियस क्रॉप्स को डिक्रीज करके हम कहीं ना कहीं कल्टीवेशन में यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है हमारा कल्टरेबल वेस्ट। कल्टरेबल वेस्ट मैंने आपको बताया था जो मोर देन 5 ईयर्स से अनकल्टिवेटेड पड़ी है। अब उस समय वो 6.23% थी, कितनी थी? 6.23% थी। अब वो हमारे पास कितनी आ गई? 4% आ गई, मतलब हमने डिक्रीज किया है, उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया है। बहुत अच्छी बात है ये भी, ठीक है ना। लैंड का
यूटिलाइजेशन हम कैसे चेंज हो रहा है, तो ये आप देख रहे हैं कैसे कैसे कहीं ना कहीं हम यूटिलाइज करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अदर करंट फैलो। अदर देन करंट फैलो जो 1 to 5 ईयर्स तक हमने अनकल्टिवेटेड लैंड छोड़ी हुई थी, वो 3 to 5%, 3.5% थी उस समय, और इस समय कितना है 3.6% है। तो भाई इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि कुछ एरियाज में डिक्रीज है तो कुछ एरियाज में इंक्रीमेंट भी हुआ है, ठीक। इसके बाद हमारा करंट फैलो। करंट फैलो जो हमने 1 ईयर के लिए अनकल्टिवेटेड लैंड छोड़ी हुई है 3.73% था, 3.73% था, इस समय 4.9 है, तो इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो बेसिकली हमने देखना क्या है, मोटे मोटे चीजों में हम ये देख रहे हैं कि फॉरेस्ट, नेट सोन एरिया, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब देखते हैं नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया हमारे पास था 46.26%। कब? 1960-61 में भाई 46.26% था। अब देखते हैं यहाँ इंक्रीमेंट कितना हुआ, 45.5% हो गया भाई। तो ये कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट हुआ है, हमें क्या करना था, इंक्रीमेंट करना था, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? रीजन बीइंग उस समय हमारे पास इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री था, तो हम मोस्ट ऑफ द लैंड एग्रीकल्चर में यूज कर रहे थे नेट जोन एरिया में 46.26%। इस समय डिक्रीमेंट क्यों हुआ? क्यों हमने कहीं ना कहीं और नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में ज्यादा इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो इस चीज को समझने के लिए अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द हमारे पास जो कल्चरेबल लैंड है, या फिर हम कह सकते हैं अदर देन करंट लैंड है, अदर देन करंट लैंड है, वो हमारी पुअर क्वालिटी की है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना ये इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मोर देन अदर देन करंट वैल्यू लैंड आ रही है हमारे पास, वो या तो पुअर क्वालिटी की है, या फिर उस पर कल्टीवेशन जो हो रहा है वो 2 to 3 ईयर्स में एक बार हो पा रहा है। मतलब 2 से 3 साल में एक बार कल्टीवेशन हो पा रहा है, तो उसको हम नेट जोन एरिया में इंक्लूड नहीं करते। अगर हम उसको नेट जोन एरिया में इंक्लूड कर दें तो हमारे पास ये जो परसेंटेज है ये इंक्रीज होके 54% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 54% हो जाएगा। लेकिन इसका रीजन क्या है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द नेट जोन एरिया है वो अलग अलग स्टेट में वेरी करता है। जैसे अब पंजाब, हरियाणा, इन सब की आप यूपी की बात कर ले तो 80% ऑफ द लैंड इज यूटिलाइज इन नेट जोन एरिया। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ऐसे बहुत सारे और भी स्टेट्स है जहां पर लेस देन 10% नेट जोन एरिया में आ रहा है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी हमने पढ़ा भी था रिसोर्सेज का जो हमारा है कि अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नेट जोन एरिया इस वजह से इंक्रीमेंट में नहीं आ पा रहा, क्योंकि एक तो रीजन अदर देन करंट फैलो की जो लैंड है वो बहुत पुअर क्वालिटी की है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उस पर बहुत ज्यादा लग रही है। तो 2 से 3 साल में एक बार हम उस पर ग्रो करते हैं, तो उसको हम नेट जोन एरिया में नहीं इंक्लूड कर रहे। तो वो क्या हो गया हमारा, अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो हमारे पास 54% नेट जोन एरिया हो जाएगा, उसको हम इंक्लूड करके नहीं चलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो ये था हमारा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज पैटर्न इंडिया में कैसे कैसे हैं और क्या वेरिएशंस हुए 1962-61 से 2014 एंड 15 में। ये वाला जो डेटा है आपके पास अलग अलग बुक्स होगी अगर आपके पास, तो हो सकता है किसी के पास 2008 का हो, 2009 का हो, 2010 का हो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंट फॉर्म, ठीक है ना, जो भी आपका रीप्रिंट एडिशन होगा। तो ये वेरी कर सकता है, लेकिन ये 1962-61 का डाटा आपके पास वही रहेगा, ठीक है। तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन। हमारा बेसिकली लैंड डिग्रेडेशन एंड कैसे कैसे लैंड हमारी डिग्रेड कर रही है और कैसे हम उसे कंजर्व कर सकते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड पढ़ेंगे इसके बाद। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते आगे। तो चलिए गाइस, अब हम करते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स। मैंने अभी बताया कि ह्यूमन बीइंग्स जो लैंड का है हमारी 95% जो भी है हमारी जो फुलफिल है वो लैंड से हो रही है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स ने क्या करा है कि लैंड का डिग्रेडेशन भी स्टार्ट कर दिया उसका एक्सेसिव यूज करके। तो उसकी कॉजेज क्या क्या है पहले वो देखते हैं, फिर उसके मेजर्स क्या है, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला देखिए कॉज क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना। डिफॉरेस्टेशन ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है इवन इन सीबीएसई एग्जाम्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन विच आर आस्क्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है ना।
तो लैंड, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड हाउ वी कैन कंट्रोल दिस, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझिए। पहला तो डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि पेड़ों का एक साथ कटना। तो ये हमारा लैंड डिग्रेडेशन का कहीं ना कहीं कॉज है। भाई हमने अर्बनाइजेशन करना है, इंडस्ट्री लगानी है, हमने लैंड्स को एक साथ क्या करा, कट कर दिया, ठीक है। लैंड्स को हमने एक साथ कट कर दिया तो उससे क्या हुआ, हमारी जो सॉइल थी ऊपर वाली लैंड, एक क्योंकि वहां पर प्लांट्स थे उन्होंने बाइंड कर रखा था, वो क्या होगा, कट करके निकल गई, तो वो क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन का एक कॉज हो गया। ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या था, जैसे हमने कहा कि यहां पर हमारे पास कुछ भी लगा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई कैटल फीड कर रही है या फिर खा रही है तो वो क्या करी, ग्रास को अपरूट करती है, तो इसके साथ जो लेयर होती है ना मिट्टी के जड़ों के साथ, मिट्टी की लेयर जो होती है वो भी निकल जाती है। तो वो क्या है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से यहाँ ना कहीं से यहाँ से टॉपमोस्ट सॉइल भी डिग्रेडेड हो रही है, इसलिए हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन का ओवर ग्रेजिंग एक कॉज है, ठीक है। माइनिंग। माइनिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग में क्या होता है, हमें पता है, हम अपनी सॉइल से या फिर हम अपनी लैंड में से जो भी मिनरल्स होते हैं उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, बहुत सारी मशीन्स का यूज होता है, ड्रिलिंग होती है, होल होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमने बड़े बड़े डीप होल्स कर दिए और उसके बाद जब एक्सट्रैक्शन करते हैं उसको ऐसे ही रिमेनिंग कर देते, तो वो क्या डीप स्कार्स हो जाते हैं, उसमें होल्स हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर लैंड का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन देखिए कैसे समझते हैं, हमने लैंड्स बेसिकली ज्यादातर ये उन एरियाज में होता है जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, इनमें क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी है। तो क्या हुआ कि खेतों में आपने पानी ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि हमें कल्टीवेशन तो करना है, पानी देना है, लेकिन ऐसे ही छोड़ने से क्या होगा, अब पानी जब जाने लगा उसके ऊपर सॉइल जो थी वो उसके साथ फ्लो होने लगी, सॉइल फ्लो होते होते पहुंच गई, तो उस सॉइल का फ्लो होने की वजह से क्या हुआ, वहां पर लैंड का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया। जैसे ये वाटर जा रहा है, अब इसके साथ मिट्टी के कण भी ऐसे ऊपर वाले सारे क्या हो जाते हैं, फ्लो करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं, तो ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या है, जितने भी मिनरल्स एक्सट्रैक्टिंग चीजें हैं उनकी वजह से भी लैंड का डिग्रेडेशन होता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जितने भी हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह है, वहां से हमारा रॉ मटेरियल निकला, वहां से कोई लिक्विड ऐसा निकला जो वेस्ट था, उसमें हमने लैंड में ऐसे ही मिला दिया, तो लैंड का डिग्रेडेशन कर रहा है, कहीं ना कहीं उसे अनकल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। दीज आर द कॉजेज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। अब हम देखते हैं कि इसके मेजर्स क्या है, जैसे जैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हर एक कॉज के लिए उसी के सामने हम देखेंगे मेजर्स कैसे। जैसे डिफॉरेस्टेशन है, उसका सबसे अच्छा तरीका है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ओवर ए एरिया, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ओवर एन एरिया। तो उसको हम बहुत ज्यादा प्लांट्स लगाकर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम लोग भी अभी हम कहते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो उन सब में हम कहते हैं वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, हम कहते हैं ना हर एक बच्चा एक एक वृक्ष लगाए। तो वो क्या है, एफॉरेस्टेशन का एक प्रोग्राम है, अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान न हो, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स। मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स का मतलब ये कि अब हमने ओवर ग्रेजिंग को बचाने के लिए हमने एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लिया कि यहीं पर ग्रेजिंग होगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, हमारा वहां पर मैनेजमेंट हो गया ग्रेजिंग लैंड का, और ओवर ग्रेजिंग से हमारे लैंड डिग्रेडेशन भी बच गया, ठीक है। रेगुलेटिंग माइंस। भाई हमें पता है माइनिंग इज वेरी नेसेसरी, बट हम उसे रेगुलेट करें ना, हम उसे देखें, हम उसे धीरे धीरे रेगुलेट करें, हम उसे समझें कि क्या करना है, हमें कैसे यूटिलाइज करना है, लैंड का डिग्रेडेशन भी हमें कंट्रोल करना है, ओके। ओवर इरिगेशन का सबसे अच्छा मेथड है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन आपको पता है, जैसे हमारे पास ये प्लांट्स लगे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास प्लांट्स लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं तो मतलब यहीं पर उनकी रूट्स तक हम वाटर का सप्लाईमेंट करें, तो ये होता है हमारा ड्रिप इरिगेशन। ये थोड़ा कॉस्टली जरूर होता है, लेकिन क्या है कि इससे हमारा ओवर इरिगेशन बच जाएगा, हम लैंड डिग्रेडेशन बच जाएगा, ठीक है। स्प्रिंकल्स क्या होते हैं, स्प्रिंकल्स आपने जनरली देखा होगा, पार्क्स में आप गए होंगे जनरली, ठीक है ना, कहीं ना कहीं, तो वहां पर एक रोटेशन में ऐसे लगा होता है स्प्रिंकल, पानी रोटेट करता है फवारे टाइप का, तो वही होता है हमारा स्प्रिंकल्स। तो स्प्रिंकल्स वी कैन ऑल्सो यूज इन द इरिगेशन पर्पस, ठीक है। ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस क्या होता है, देखिए आपके पास जैसे लैंड वो है, रेत है, रेत का एरिया है ये, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने कैक्टस वगैरह लगा दिए थे, बबूल वगैरह, ये सब क्या थॉर्नी बुशेस में आते हैं।
तो इनकी रूट्स जो होती है वो क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। तो ये क्या करेंगे, सॉइल को बाउंड करके रखेंगे, बाइंड करके रखेंगे, जिसकी वजह से लैंड का डिग्रेडेशन कम होगा। ठीक है, ओके। अब आता है हमारे पास प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, देखिए हमारे पास कोई एक लैंड है, मान लीजिए फार्म हाउस है जैसे, तो इसके चारों तरफ प्लांट्स हमने अगर लगा दिए ऐसे करके, ठीक है ना, हमने ऐसे इसके चारों तरफ सपोज करो क्या लगा दिए, प्लांट्स लगा दिए। तो जब हम चारों तरफ प्लांट्स लगा देंगे इसके, तो बेसिकली होगा क्या, जब विंड आएगी, ठीक है ना, तो विंड बेसिकली आती है तो क्या करती है, वो अपर मोस्ट सॉइल को, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल को ब्लो करके ले जाती है, ठीक है ना। तो उस ब्लो को हम रोक सकते हैं, हम उसकी विंड की स्पीड को हम यहाँ कम कर सकते हैं शेल्टर बेल्ट्स लगाने से। हमने यहाँ क्या लगा दी, पेड़ लगा दिए, जिससे अंदर की जो सॉइल थी या लैंड थी उसके डिग्रेडेशन को हमने कम कर दिया, ठीक है ना। तो ये थे कुछ मेजर्स, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज हो गए और मेजर्स हो गए। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन या फिर लैंड एज एन रिसोर्स का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि हमने क्या क्या करा, लैंड का यूटिलाइजेशन करा, पहली बार लैंड रिसोर्स है, फाइनाइट असेट है, कैसे उसका इंडिया में कैसे लैंड मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखा हमने, फिर हमने लैंड का यूटिलाइजेशन देखा, फिर लैंड पैटर्न्स देखे इंडिया में कैसे कैसे चेंज हुए 1960 to 61 to 2014 to 15, फिर हमने लैंड डिग्रेडेशन और मेजर्स देखे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक लैंड का। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले ले लिया। देखिए हमारा जो यहाँ का टॉपिक है ये क्लोज हो चुका है। अब हमारे पास बढ़ते हैं हम सॉइल एज एन रिसोर्स। तो अभी तक हमने क्या करा, लैंड एज एन रिसोर्स किया। तो भाई लैंड और सॉइल लगभग क्या है, एक दूसरे के रिलेटेड। हम कभी कभी सॉइल यूज कर लेते हैं, लैंड यूज कर लेते हैं टर्म्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉइल एंड द लैंड, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर लेक्चर लेंदी हो जाएगा, फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं करते हैं खत्म। तो वीडियो को प्लीज जाने से पहले लाइक जरूर करिए, सारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। तो मिलेगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।